हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 9। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जिसका नाम है सरेंडर ऑफ शेयर्स। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। और कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक बार नोट्स में ले चलता हूँ और ये नोट्स में कहाँ पर दिया गया है, सबसे लास्ट पेज आप देखेंगे, पेज नंबर 5, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो ये पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझ में आएगा। और 4 इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज है जो कि हम धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे है शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर कौन से हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो अपना राइट छोड़ देते हैं, यानी शेयर्स के ऊपर अपना जो राइट है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं कंपनी को, यानी अपने कुछ शेयर कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब वो जो शेयर है वो कंपनी की पोजीशन में आ जाते हैं और कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, और कंपनी उनको अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए यूज़ करती है। जैसे सर, क्रेडिटर्स को इक्विटी शेयर वो इशू कर सकती है जो उसके पास इक्विटी शेयर होल्डर से सरेंडर होकर आए हैं। तो कंपनी का तो यहाँ पे बेनिफिट हो गया, हाँ, क्योंकि कंपनी के पास जो शेयर आए थे वो इक्विटी शेयर होल्डर ने सरेंडर किए थे और वो शेयर कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज़ कर लिए। डिबेंचर होल्डर को शेयर इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स। अगर कुछ शेयर बच जाते हैं, जो शेयर उसके पास आए थे सरेंडर होकर, अगर कुछ शेयर बच जाते हैं तो कंपनी उनको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है, यानी कंपनी का वो फ़ायदा हो गया, यानी कैंसिल कर देती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया छोटा सा, ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन में दिया है 50,000 इक्विटी शेयर हैं अभी ऑफ ₹100 ईच, और ये जो 100 रुपीज़ है फेस वैल्यू, ये फुल्ली पेड है। इसका मतलब हमारी जो बैलेंस शीट में अमाउंट नज़र आएगा वो आएगा 50 लाख रुपीज़। टोटल जो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है अभी 50 लाख रुपीज़ है। अब होता क्या है, सरेंडर करने से पहले अक्सर आप एक कॉन्सेप्ट देखोगे, सब डिवीज़न। अब सर सब डिवीज़न क्या होता है? सब डिवीज़न सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊँ, एक लेमैन की तरह आपको समझाऊँ, अभी हमारे पास सपोज करो एक नोट है 100 रुपये का, 100 रुपये का एक नोट है, तो हमें उसके 10-10 के नोट में उसको कन्वर्ट करना है। यानी अब हमारे पास नए नोट कितने हो जाएंगे, 10 नोट हो जाएंगे 10 रुपये वाले। दोबारा देखो, पहले हमारे पास एक नोट था 100 रुपये वाला, अब हमने उसको सब डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में तोड़ दिया, तो अब 10 नोट हो जाएंगे 10 रुपये वाले, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। सर ये सब डिवीज़न करते क्यों हैं, यहाँ पे सब डिवीज़न आप कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहे हो? देखो होता क्या है, सपोज आपको 30 रुपीज़ किसी को देने हैं, डोनेट करने हैं, आपके पास 100 रुपये का एक नोट है। दोबारा सुनो, आपके पास 100 रुपये का एक नोट है और आपको 30 रुपीज़ किसी को देने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुले कराने पड़ेंगे, सब डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 100 रुपये को छोटी स्मॉल डिनोमिनेशन में तोड़ना पड़ेगा, तभी आप 30 रुपीज़ अलग से डोनेट कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपये के नोट में से थोड़ा सा कोना फाड़ के आप किसी को दे दोगे, लो जी मैंने आपको ये 30 रुपीज़ दे दिए हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, हम उसको स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कराते हैं, यानी छुट्टे करा लेते हैं, इसको ही बोलते हैं सब डिवीज़न। जैसे हमने 10-10 रुपये के छुट्टे करा लिए, तो हमारे पास 10 नोट हो गए 10 रुपये वाले। अब हम 30 रुपीज़ अगर डोनेट करना चाहते हैं तो 3 नोट 10 वाले 3 नोट हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरह से सरेंडर हो गया, 30 रुपीज़ यहाँ पे दे दिए गए। सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या करा जाता है कि यहाँ पर जो बड़ी डिनोमिनेशन का नोट है, जैसे यहाँ पे एक शेयर अभी 100 रुपये का है और टोटल नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, तो यहाँ पे आपको अक्सर ऐसा देखने को ज़्यादातर केसेस में मिलेगा कि यहाँ पर कंपनी ने सबसे पहले सरेंडर करने से, इक्विटी शेयर होल्डर ने सरेंडर करने से पहले कंपनी ने उनके शेयर को सब डिवाइड किया है, यानी स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो सरेंडर की जो प्रोसेस होती है वो ईजी हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे
₹5, 100 की यहाँ पे जो फेस वैल्यू है, डिनोमिनेशन है, उसको ₹5 में हमने तोड़ के कर दिया कि अब हमारे जो नए शेयर होंगे वो ₹5 वाले होंगे। तो फिर नए नंबर कितने हो जाएंगे? अगर, क्योंकि देखो ये तो सेम ही रहेगा, फाइनल अमाउंट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो हमें नए नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 50 लाख डिवाइड बाई ₹5, क्योंकि एक शेयर कितने का है, ₹5 का है। तो नए नंबर कितने आ गए, नए नंबर आ गए हैं 10 लाख। तो नए नंबर कितने आ गए, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस तो समझ में आ गई। सर इसकी जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री क्या डलेगी? इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें एक इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्ट हो गई दूसरी इक्विटी शेयर कैपिटल में, मतलब सिर्फ यहाँ पे पुरानी डिनोमिनेशन की इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म हुई है और नई डिनोमिनेशन की इक्विटी शेयर कैपिटल आई है। टोटलिटी में तो सेम ही रहेगा, 50 लाख 50 लाख। ये मैं सब डिवीज़न की एंट्री बता रहा हूँ। पहले थे हमारे पास 50,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर था ₹100 वाला। अब हो गए हमारे पास 10 लाख इक्विटी शेयर और ₹5 डिनोमिनेशन वाले। तो सब डिवीज़न हो या कंसोलिडेशन हो, इन दोनों में कंपनी को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता इस प्रोसेस में, क्योंकि देखो नोट खुले कराने में, बंदे कराने में किसी को कोई नुकसान या फ़ायदा तो नहीं होता है। तो क्या सर ये आपने दिया हुआ है? हाँ, ये हमने पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है, सब डिवीज़न और कंसोलिडेशन। सब डिवीज़न आपका केस नंबर 2 है और कंसोलिडेशन केस नंबर 1 है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, कंसोलिडेशन में स्मॉल डिनोमिनेशन की जो शेयर्स होते हैं उसको बस छोटी छोटी डिनोमिनेशन 10-10 के 10 नोट को हम बंदा करा लेते हैं, एक नोट बना लेते हैं ₹100 का, तो वो कंसोलिडेशन है। उसकी भी एंट्री इस तरह से होती है, बस इसका उल्टा हो जाएगी वो एंट्री। अब जो सेकंड एंट्री होती है, सब डिवीज़न के बाद क्वेश्चन बोलेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर ने इतने % सरेंडर कर दिया। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं वैसे ही, इक्विटी शेयर होल्डर ने 30% शेयर सरेंडर कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 50 लाख का 30%, यहाँ पे 15 लाख यहाँ पे क्या हुआ, 15 लाख रुपीज़ के शेयर सरेंडर हो गए। तो यहाँ पे एंट्री किस तरह से हम पास करेंगे, आइए देख लेते हैं अपने नोट्स में। तो यहाँ पर सबसे पहली सरेंडर की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर सरेंडर कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो कम होगी। सर 50 लाख की टोटल वैल्यू थी, उसमें से 30%, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, 15 लाख। और एक नया अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम है शेयर्स सरेंडर अकाउंट, शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट। ठीक है, अभी 2 मिनट दो, 2 मिनट में समझ में आएगा आपको सारा। फॉर कैंसिलेशन ऑफ क्लेम बाय डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। अब देखो इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, एक तो शेयर सरेंडर अकाउंट खोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो सरेंडर्ड शेयर आए थे आपके पास, जो कंपनी को मिले थे, अब कंपनी इनको अपने क्रेडिटर को, डिबेंचर होल्डर को इशू करेगी। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो कंपनी के पास शेयर आए थे उसने वो शेयर क्रेडिटर को दे दिए, डिबेंचर होल्डर को दे दिए, तो कंपनी का सीधा सीधा फायदा है। आपको एंट्री कैसे करनी है, स्टूडेंट के मन में अक्सर एक बात आती है, सर एंट्री मैं बताऊंगा। चलो मान लो अब स्टूडेंट बता रहा है, स्टूडेंट क्या कहेगा, सर देखो क्रेडिटर को अगर हमने शेयर दिए हैं तो एंट्री आप कर दो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डिबेंचर होल्डर को दिए हैं तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं कह रहा हूँ ये एंट्री गलत है, ये एंट्री इस तरीके से नहीं होनी है, क्योंकि आपने जो शेयर आपके पास आए हैं, जो शेयर कंपनी के पास आए हैं, उनके आने पर एक अकाउंट ओपन किया है, शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट ओपन किया है, तो आपको इस अकाउंट को भी तो क्लोज करना है। तो आपको थोड़ा सा अलग करना है। यहाँ पे क्या अलग करना है समझते हैं। जब भी क्वेश्चन ये कहे डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर इशू करे गए हैं या क्रेडिटर को इक्विटी शेयर इशू करे गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उनका अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन में डालना है। आप ये समझिए कि जिन लोगों को ये सरेंडर वाले शेयर हम इशू कर रहे हैं तो कंपनी का फायदा हो ही गया। क्यों हो गया सर? क्योंकि कंपनी के पास ये फ्री में आए थे तो कंपनी का तो फायदा हो ही गया।
अब डिटेल में बात आपको आगे समझ में आ जाएगी, अभी मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 3 लाख का क्लेम था डिबेंचर का और क्रेडिटर का था यहाँ पे 5 लाख का, तो टोटल कितना हो गया 8 लाख। तो आपको क्वेश्चन ने कहा है डिबेंचर वालों को 3 लाख के शेयर दिए, क्रेडिटर को 5 लाख के शेयर दिए, तो आप सारा का सारा अमाउंट पहले रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक एंट्री करनी है इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने की, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने की। आप चाहें तो एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं डिबेंचर और क्रेडिटर के लिए, और चाहें तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। मैं कंबाइन एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 8 लाख जो शेयर सरेंडर कंपनी के पास आए थे, उसमें से 8 लाख के शेयर यहाँ पे कंपनी ने इशू कर दिए हैं क्रेडिटर को और डिबेंचर को। अब चाहें तो दोनों के लिए अलग एंट्री कर सकते हैं 3 लाख और 5 लाख से, या फिर कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, एंट्री सेम ही रहेगी। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आप देखो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि शेयर सरेंडर अकाउंट यहाँ पे हमने जब खोला हुआ है तो उसको भी तो क्लोज करना है ना, उसको भी तो बंद करना है। आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं कर सकते, समझिए, ठीक है। चलो फिर उसके बाद जो यहाँ पर शेयर सरेंडर अकाउंट में बैलेंस बच गया है, यानी जो शेयर कंपनी के पास आए थे सरेंडर होके, कंपनी उनको किसी को इशू नहीं कर पाई, तो कंपनी उनको कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ बैलेंस इन शेयर सरेंडर अकाउंट। तो शेयर सरेंडर अकाउंट क्योंकि क्रेडिट था, अब डेबिट हो गया, खत्म हो गया, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और कंपनी का ये प्रॉफिट हो गया। तो कितना प्रॉफिट हो गया जी 7 लाख का। 8 लाख के तो शेयर वो इशू कर चुकी है, टोटल उसके पास 15 लाख के शेयर आए थे सरेंडर होके, 8 लाख के उसने दे दिए, और 7 लाख के यहाँ पर शेयर्स सरेंडर हो गए, सॉरी 7 लाख के शेयर्स यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो कंपनी को ये बेनिफिट हो गया है, ठीक है। अब एक बार इसकी ना कंबाइंड एंट्री देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो अल्टीमेटली इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का जो इक्विटी शेयर थे उनका तो 15 लाख का नुकसान ही है, ठीक है, उनकी कैपिटल रिड्यूस हो गई। दूसरा, शेयर सरेंडर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, खुला था, और हमने यहाँ पे क्योंकि शेयर इशू कर दिए तो डेबिट कर दिया, और बाकी हमने कैंसिल कर दिए थे। तो एक एंट्री देखो आप इसकी क्या बन रही है। एंट्री यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमारी लायबिलिटी जो कि 8 लाख रुपए की थी वो ख़त्म हो गई, 8 लाख रुपए की लायबिलिटी ख़त्म हो गई, और रिकंस्ट्रक्शन में हमारा कितना आ गया, रिकंस्ट्रक्शन में 8 + 7 कितना आ गया, 15 लाख रुपए रिकंस्ट्रक्शन में हमारा आ गया है। तो आप ध्यान से देखो भाई, सिंपल सी एंट्री है, क्योंकि सारा का सारा हमारा बेनिफिट होना ही था हमारे पास, यानी कंपनी के पास जो शेयर्स आए थे वो कंपनी के पास इक्विटी वालों ने सरेंडर किए थे। और यहाँ पे आप देखोगे ना ध्यान से, तो कंपनी का यहाँ पे हाँ, जो हमारी लायबिलिटी थी वो 8 लाख की तो किस में कन्वर्ट हो गई, इक्विटी शेयर्स में। क्रेडिटर और डिबेंचर वाली जो लायबिलिटी थी वो कन्वर्ट हो गई इक्विटी में, इक्विटी कैपिटल बन गई है। और जो सरेंडर होके आए थे वो उनके ऊपर कितने का फ़ायदा हुआ, 15 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ बातें। आपको करना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि हमने पर्टिकुलर लायबिलिटी को नए शेयर इशू करे हैं, तो आप लायबिलिटी को डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने एक शेयर सरेंडर अकाउंट ओपन करा हुआ है, आप उस अकाउंट को बंद करेंगे पहले। तो आपको क्या करना है, पहले लायबिलिटी को डेबिट करके रिकंस्ट्रक्शन कर दो, जितने के भी शेयर दे रिकंस्ट्रक्शन कर दो, और बाद में शेयर सरेंडर अकाउंट को डेबिट करे, इक्विटी शेयर कैपिटल उसको इशू कर दो। तो इस तरीके से आपको करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा।